मूवी की शुरुआत में हम वेनेला नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि फोन पर बात कर रही थी और सामने वाले पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा कर रही थी क्योंकि उसने वेनेला की फोटो को बिना उससे पूछे अपनी एड में लगा दिया था और ये बात वेनेला को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। फिर वो अपनी स्कूटी पर कहीं जाने लगती है और रास्ते में एक पुलिस की टीम उस पर नजर रखे हुई थी क्योंकि वेनेला की जान को खतरा है। अब कहानी कुछ दिन पीछे जाती है जहाँ हम कार्तिक और उसकी गर्लफ्रेंड राम्या को देखते हैं। दरअसल कार्तिक राम्या को घर पर ड्रॉप करने के लिए आया था, लेकिन वो राम्या को उसके घर के कुछ ही दूरी पर ड्रॉप करता है क्योंकि इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है इसके बारे में किसी को नहीं पता। आज राम्या का जन्मदिन भी था। फिर जाते वक्त राम्या कार्तिक को थैंक यू कहती है और कहती है कि तुमने मेरा जन्मदिन बहुत ही ज्यादा स्पेशल बना दिया। और कार्तिक ने राम्या को जो पेंडेंट दिया था राम्या उसके लिए भी उसको थैंक यू कहती है। फिर वो कार्तिक को बाय बोलकर अपने घर के लिए निकल जाती है। जैसे ही राम्या एक सुनसान गली से होते हुए निकल रही थी तो एक हुडी पहना हुआ आदमी राम्या को पकड़ लेता है और उसके गले पर एक इंजेक्शन लगा देता है जिसके कारण राम्या की पूरी बॉडी काली पड़ जाती है। फिर वो किलर राम्या को अपनी गाड़ी की डिग्गी में बंद करके वहां से ले जाने लगता है, लेकिन तभी उस किलर को पेंडेंट के बारे में ख्याल आता है जो कि हाथापाई में वहीं पर गिर गया था। फिर जैसे ही वो किलर राम्या के पेंडेंट को लेने के लिए जाता है तो एक उल्लू आकर उस पर हमला कर देता है। फिर अगले दिन सुबह जब कुछ सफाई कर्मचारी सफाई कर रहे थे तो उनको डस्टबिन के अंदर राम्या की डेड बॉडी मिलती है जिसके ऊपर मक्खियां भिन भिना रही थी। फिर थोड़ी देर बाद वहां पर चेन्नई पुलिस भी आ जाती है और राम्या की लाश की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है। उस किलर ने राम्या के इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी राम्या की डेड बॉडी की फोटो अपलोड कर दी थी जिस पर लिखा था कि ये मेरा अब तक का सबसे वर्स्ट बर्थडे है। अब देखते ही देखते राम्या की खबर पूरे देश में आग की तरह फैल जाती है। ये है ध्रुव जो कि नशे की हालत में अपने घर में पड़ा था। तभी ध्रुव के पास अमर नाम के एक पुलिस वाले का फोन आता है। फिर जैसे ही ध्रुव फोन उठाता है तो अमर ध्रुव को कहता है कि मैंने तुम्हें एक फोटो भेजी है, जल्दी से उसको चेक करो। फिर जैसे ही ध्रुव उस फोटो को चेक करता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है क्योंकि वो फोटो राम्या की डेड बॉडी की थी। तभी हम देखते हैं कि ध्रुव का भी आधा शरीर काला पड़ जाता है। अब उसकी आधी बॉडी ही काम कर रही थी और उसकी जितनी बॉडी काली पड़ गई थी वो सिर्फ उतने वक्त तक ही काम करती थी जितने वक्त तक ध्रुव मेडिसिन लेता था। दरअसल किसी ने ध्रुव की बेटी को भी ठीक राम्या की तरह ही मार दिया था और उसके बाद से ध्रुव ने अपनी पुलिस की नौकरी भी छोड़ दी। लेकिन आज ध्रुव को राम्या की डेड बॉडी को देखकर अपनी बेटी की याद आ जाती है और फिर उसकी अपनी बेटी की मौत का बदला लेने की उम्मीद जाग जाती है। फिर वो जल्दी से अपने सीनियर ऑफिसर अमर के पास जाता है और वहां जाकर रिक्वेस्ट करता है कि ये केस हैंडल करने के लिए मुझे दे दिया जाए। लेकिन अमर तो उसको ये केस देने से साफ साफ इनकार कर देता है और कहता है जरा अपनी हालत देखो, हम तुम्हें कैसे ये केस सौंप सकते हैं। लेकिन ध्रुव अमर की एक भी सुनने को तैयार नहीं था क्योंकि उसको किसी भी हालत में ये केस चाहिए ही चाहिए था। फिर वो अमर से रिक्वेस्ट करता है कि मैं अनऑफिशियल तरीके से इस केस पर काम करूंगा, इससे आप पर भी कोई उंगली नहीं उठेगी। अब ध्रुव की ये बात सुनकर अमर भी उसकी बात से सहमत हो जाता है। फिर वहां से ध्रुव चेन्नई के आईपीएस ऑफिसर राजन के पास जाता है। दरअसल राजन ध्रुव का बहुत ही पुराना दोस्त था और दोनों पूरे 9.5 साल बाद एक दूसरे से मिल रहे थे। उस समय राजन के ऑफिस में एक उसका जूनियर ऑफिसर नटराजन भी बैठा हुआ था जिसके पास राम्या के मर्डर की केस फाइल थी। फिर राजन नटराजन से राम्या की केस फाइल ध्रुव को सौंपने के लिए कहता है और बताता है कि अब से ध्रुव ही राम्या के केस पर अनऑफिशियल तरीके से इन्वेस्टिगेशन करेगा। नटराजन भी ध्रुव को केस फाइल दे देता है जिसके बाद ध्रुव सबसे पहले उस डस्टबिन के पास जाता है जहां पर पुलिस को राम्या की डेड बॉडी मिली थी। वहां जाकर ध्रुव देखता है कि आसपास के सभी रास्तों पर सीसीटीवी कैमरा लगे हैं, लेकिन एक रास्ते पर कंस्ट्रक्शन चल रही थी इसलिए वहां पर सिक्योरिटी कैमरा नहीं था। फिर वो ऑफिसर श्रुति के साथ एलके स्टूडियो में जाता है जो कि कार्तिक का स्टूडियो था और चेन्नई में कार्तिक का स्टूडियो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर भी है। वहां जाकर श्रुति कार्तिक को राम्या के बर्थडे वाली फोटोज दिखाने के लिए कहती है। फिर कार्तिक जब उनको राम्या के बर्थडे वाली फोटोज दिखाता है तो ध्रुव देखता है कि राम्या ने एक पेंडेंट पहना हुआ है। फिर कार्तिक बताता है कि ये पेंडेंट मैंने ही राम्या को गिफ्ट किया था। तभी ध्रुव को याद आता है कि उनको तो राम्या की डेड बॉडी के पास ऐसा कोई भी पेंडेंट नहीं मिला। फिर वो राम्या के बर्थडे वाली फुटेज देखता है। उस फुटेज में उन्हें एक गाड़ी भी दिखाई देती है
जिसकी नंबर प्लेट देखकर ध्रुव के पास बैठा एक पुलिस वाला उसे बताता है कि ये नंबर प्लेट नकली है। तभी ध्रुव भी उस गाड़ी को अच्छे से चेक करता है और उसे पता चलता है कि जिस कंपनी की ये गाड़ी है उस कंपनी ने इस गाड़ी को काले रंग में निकाला ही नहीं है, यानी कि किलर ने इस गाड़ी को मॉडिफाई कराया है। तभी फुटेज में ध्रुव उसी लड़के को देखता है जो हमने मूवी की शुरुआत में देखा था, जिस पर एक उल्लू आकर हमला कर देता है। अब इसके बाद वो जितनी भी फुटेज देखते हैं उन सभी फुटेज में वही लड़का भागते हुए नजर आता है। ये सब देखकर ध्रुव और बाकी के ऑफिसर्स को इस लड़के पर शक हो जाता है, जिसके बाद ध्रुव ऑफिसर श्रुति के साथ एक एक्वेरियम शॉप के पास जाता है जो कि राम्या के घर के बिल्कुल पास थी और इस शॉप वाले ने अभी तक अपनी सीसीटीवी फुटेज भी नहीं दी थी। फिर ध्रुव और बाकी के पुलिस ऑफिसर हर उस जगह पर जाते हैं जहां से उनको उस लड़के के भागते हुए की फुटेज मिली थी। तभी ध्रुव को एक पुराने मॉडल की गाड़ी दिखती है जिसके ऊपर ठीक वैसी ही ड्राइंग बनी हुई थी जैसा कार्तिक ने राम्या को पेंडेंट दिया था। फिर ध्रुव जल्दी से उस गाड़ी के मालिक से बात करता है। जब उस गाड़ी के मालिक से पूछताछ की जाती है तो वो बूढ़ा आदमी ध्रुव को बताता है कि मेरी गाड़ी यहाँ पर कई दिनों से बंद खड़ी है और आते जाते लोग इस गाड़ी पर कुछ भी ड्राइंग बना देते हैं। फिर ध्रुव जल्दी से श्रुति को फिंगरप्रिंट्स एक्सपर्ट को बुलाने के लिए कहता है। फिर फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट वहां पर आकर पूरी गाड़ी पर लगे फिंगरप्रिंट्स को अच्छे से एनालिसिस करने लगता है, जिसके बाद कार पर से मिले सभी फिंगरप्रिंट्स को फोरेंसिक लैब में भेज दिया जाता है। फिर फोरेंसिक वाले उन सभी फिंगरप्रिंट्स को चेन्नई डेटाबेस से मैच करके देखते हैं और उनको एक मैच मिल जाता है जो कि किसी थामी नाम के आदमी के थे और ये आदमी ड्रग के मामले में पहले भी जेल जा चुका था और जिस शहर में राम्या रहा करती थी थामी भी उसी शहर से था। ये है थामी जो कि अपनी स्विमिंग प्रैक्टिस कर रहा था। आज थामी का स्विमिंग टाइम बहुत ही ज्यादा कम था, इसलिए उसका कोच उस पर चिल्लाने लगता है। वो थामी को कहता है कि अगर तुम प्रैक्टिस छोड़कर लड़कियों पर ध्यान दोगे तो ऐसा ही होगा। उस समय एक श्रुति नाम की लड़की भी उसी स्विमिंग एकेडमी में थी। फिर वो काउंटर पर बैठे आदमी से थामी के बारे में पूछने लगती है। वो आदमी बताता है कि थामी अभी अभी एकेडमी से बाहर निकला है। फिर श्रुति भी जल्दी से थामी को ढूंढने के लिए निकल जाती है, लेकिन तब तक थामी वहां से निकल चुका था। इतने में वहां पर ध्रुव भी आ जाता है। फिर ध्रुव को देखते ही श्रुति ध्रुव को थामी के पीछे लगा देती है। फिर वो जल्दी से थामी को बीच रास्ते में ही रोक लेता है और इतने में पीछे से श्रुति भी आ जाती है। फिर ध्रुव थामी को पकड़कर क्राइम ब्रांच ले जाता है और उसको एक रूम के अंदर अकेला ही बंद कर देता है। फिर वहां पर खड़ा एक पुलिस वाला जिसका नाम काली था कहता है कि हमें इस लड़के को क्राइम ब्रांच में नहीं लाना चाहिए था। अगर हम इसको पुलिस स्टेशन में ले जाकर 4 डंडे लगाते तो ये तोते की तरह सब कुछ बक देता। फिर उस पुलिस वाले की बात सुनकर ध्रुव उसको कहता है कि ये मामला बहुत ही ज्यादा सीरियस है, इसलिए हमें ध्यान से काम करना होगा। फिर श्रुति पूछती है कि आखिर हम इसका मुंह खुलवाएंगे कैसे। फिर ध्रुव कहता है कि हम थामी को पूरे 6 घंटों के लिए इसी कमरे के अंदर बंद रखेंगे, क्योंकि एक आम इंसान सिर्फ 6 घंटे तक ही अपने इमोशंस को कंट्रोल रख पाता है। अब वो कमरे में अकेला है, इसलिए अब हमें 6 घंटों का इंतजार करना है। अब थामी कमरे के अंदर बार बार चिल्ला रहा था कि मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज मुझे बाहर निकालिए, लेकिन थामी को बाहर से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता। फिर वो अपनी पॉकेट में से एक च्युइंगम निकालता है और खा लेता है। इस समय ध्रुव भी उस पर नजर रखे हुए था। फिर वो समझ जाता है कि जरूर थामी च्युइंगम खाकर खुद के दिमाग को शांत करने की कोशिश कर रहा है। फिर थामी मेडिटेशन करने लगता है और कुछ वक्त के लिए शांत हो जाता है, लेकिन ये शांति कुछ ही समय के लिए रहती है। फिर वो अपना आपा खोने लगता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि मुझे इस कमरे से बाहर निकाल दो, मेरी बहन घर पर मेरा इंतजार कर रही होगी। फिर ध्रुव उसका सामान चेक करता है जिसमें उसको थामी का फोन मिलता है। अब इस फोन पर अकीला नाम की एक लड़की का बार बार फोन आ रहा था। फिर ध्रुव अकीला के बारे में पता करता है जो कि थामी की बहन थी। फिर थामी ध्रुव को कहता है कि मेरे सामान में मेरी एक दवा पड़ी हुई है, मुझे इस समय उसकी बहुत ज्यादा जरूरत है, नहीं तो मेरा दिमाग फट जाएगा। फिर ध्रुव जल्दी से थामी की दवा देखता है और उसे पता चलता है कि थामी की दिमागी हालत ठीक नहीं है। दरअसल बिना दवा के थामी को एक लड़की दिखाई देती है जो थामी को बार बार लूजर कहती है और इस बात से थामी अपने ऊपर से कंट्रोल खो देता है। फिर देखते ही देखते वो 20 गिलास से भी ज्यादा पानी पी जाता है और उसी रूम की दीवार पर एक लड़की की फोटो भी बना देता है जो बार बार उसके विजन में आ रही थी। थामी की इतनी बुरी हालत देखकर ध्रुव भी उसके कमरे में आ जाता है और देखता है कि इस वक्त उसने एक पानी की बाल्टी में अपना चेहरा डुबाया हुआ है। फिर उसकी इतनी बुरी हालत देखकर ध्रुव उसको उसकी दवा देता है। दवा लेने के थोड़ी ही देर बाद थामी की हालत ठीक हो जाती है। फिर ध्रुव खुद थामी से पूछताछ करता है कि बताओ तुमने आज तक कितने मर्डर किए हैं। ध्रुव की बात सुनकर थामी उसको कहता है कि मैंने आज तक एक भी मर्डर नहीं किया, आपने गलत आदमी को पकड़ लिया है। फिर श्रुति थामी को एक वीडियो फुटेज दिखाती है जो कि उसी रात की थी जब राम्या का मर्डर हुआ था।
थामी जब उस फुटेज के उल्लू को देखता है तो वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। फिर वो ध्रुव को बताता है कि मैं हर रात उस रास्ते पर जॉगिंग करने के लिए जाता हूँ और उस दिन एक उल्लू ने मुझ पर हमला कर दिया। फिर ध्रुव उससे पूछता है कि तुम दिमाग की दवाई क्यों लेते हो। फिर थामी उसे बताता है कि मैं अपने दिमाग से किसी की यादें मिटाने के लिए यह दवा लेता हूँ, क्योंकि बचपन से लेकर अब तक मुझे हर एक छोटी से छोटी बात याद रहती है जो कि आम इंसानों के लिए नामुमकिन है। फिर अपनी बात पर विश्वास दिलाने के लिए थामी उनको अब तक की हुई सारी छोटी से छोटी चीज बताता है। वो श्रुति को कहता है कि तुमने अपने फोन में किसी को भेजने के लिए एक टेक्स्ट लिखा था, लेकिन तुमने वो टेक्स्ट अभी तक किसी को भी नहीं भेजा। और जिस वक्त मुझे क्राइम ब्रांच के अंदर लाया गया तो उस समय एक पुलिस वाले की पॉकेट में 2 500 के नोटों की गड्डी थी। फिर थामी ध्रुव को कहता है कि तुम्हारे गले के पीछे भी एक निशान है। थामी की ये सब बातें सुनकर ध्रुव और बाकी के पुलिस वाले काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। फिर ध्रुव थामी से पूछता है कि तुमने दीवार पर जिस लड़की की तस्वीर बनाई थी वो कौन है। फिर थामी बताता है कि मैंने दीवार पर राम्या की तस्वीर बनाई थी, आपकी वाली राम्या नहीं, मेरी वाली राम्या। दरअसल थामी भी जिस लड़की से प्यार किया करता था उस लड़की का नाम राम्या ही था। वो ध्रुव को बताता है कि जब मैं कॉलेज में था उस वक्त राम्या और मैं एक ही क्लास में पढ़ा करते थे। कॉलेज के सभी लड़के राम्या को अपना बनाने की कोशिश करते थे, लेकिन राम्या तो किसी को भी भाव नहीं देती थी। लेकिन राम्या ने एक दिन आकर मुझसे अपने प्यार का इजहार किया, लेकिन मुझे लगा कि राम्या मेरे साथ कोई प्रैंक कर रही है, इसलिए मैंने उसकी बातों को सीरियसली नहीं लिया। लेकिन फिर राम्या ने दोबारा से मुझको कहा कि मैं सच में तुमसे प्यार करती हूँ, और ये बात सुनकर मैंने भी उसके प्यार को एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि मन ही मन मैं भी उससे प्यार किया करता था। लेकिन मैं कभी भी उसको अपने दिल की बातें बता नहीं पाया कि मैं कब से उसको प्रपोज करना चाहता था। फिर कॉलेज खत्म होते होते राम्या की एक अच्छी कंपनी में जॉब लग गई। फिर उस कंपनी के मैनेजर ने राम्या को ऑफर दिया कि मैं तुम्हारी प्रमोशन करके तुम्हें अमेरिका भेज सकता हूँ, इसके लिए तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी। उस समय राम्या को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। फिर वो मेरे पास आई और उसने मुझे भी अपने साथ अमेरिका चलने के लिए कहा, लेकिन मैं मेरी बहन को अकेला छोड़कर अमेरिका नहीं जाना चाहता था। और इन्हीं सब बातों को लेकर हम दोनों में बहस हो गई। बहस के दौरान राम्या ने मेरी बहन के बारे में कुछ उल्टा सीधा बोल दिया, जिसके कारण मुझे गुस्सा आ गया और मैंने गुस्से में राम्या को एक थप्पड़ मार दिया और थप्पड़ खाकर वो भी अपने घर चली गई। उस समय मैं उससे बहुत नाराज था, इसलिए मैंने अपना फोन 3 दिन तक ऑफ रखा। लेकिन 3 दिन के बाद जब मैंने राम्या को फोन करने की कोशिश की तो उसका भी नंबर बंद आ रहा था। फिर पूछताछ करने पर मुझे पता चला कि उसने अपनी जॉब भी छोड़ दी थी। लेकिन एक दिन मुझे उसकी लोकेशन से पता चला कि इस समय वो एक बार में है। फिर मैं भी जल्दी से उस बार में चला गया और वहां पर जाकर मैंने देखा कि राम्या की कंपनी का मैनेजर राम्या को प्रपोज करने वाला है। ये सब देखकर मैं राम्या के पास गया, लेकिन उस वक्त उसने मुझे पहचानने से ही इनकार कर दिया और ये बात मुझे बहुत ही बुरी लगी। तभी किसी ने मेरे सिर पर जोर से कांच की बोतल दे मारी और जब मैं वहां से जाने लगा तो पुलिस ने मुझे पकड़ लिया, जो कि पहले से ही उसी पार्टी में मौजूद थी, क्योंकि उनको इन्फॉर्मेशन मिली थी कि इस पार्टी में ड्रग डीलिंग होने वाली है और मैं बिना वजह ही उस ड्रग के मामले में फंस गया। ये सब बातें बताते बताते थामी वहीं पर बेहोश हो जाता है, जिसके बाद उसको हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाता है। हॉस्पिटल में जब एक डॉक्टर थामी की मेडिकल हेल्थ को चेक करने के लिए उससे उसकी बचपन की सबसे खास बात पूछता है तो थामी उसको बताता है कि मैं कनकपुर नाम के एक गांव से हूँ और वहाँ पर हम कलंगी सिद्धन नाम के एक भगवान को पूजते हैं और उन्हीं के आशीर्वाद से मेरा जन्म भी हुआ था। हमारे गाँव में कलंगी सिद्धन नाम के एक भगवान का मंदिर भी है, जिसके अंदर एक बहुत ही बड़ा कुआं है और हमारे गांव में रहने वाले हर एक इंसान का मानना है कि उस कुएं में रहने वाले हर एक जानवर के अंदर भगवान का वास है। फिर एक दिन मैं उस मंदिर में अपने मम्मी पापा के साथ गया हुआ था और गलती से मैं कुएं के अंदर गिर गया। फिर जैसे ही मैं उस कुएं के नीचे पहुंचा तो मेरा पांव कुएं में लगी एक झाड़ी के अंदर फंस गया और उसी वक्त मेरे पास एक कछुआ आ गया, जिसने मुझे अपने मुंह से छू लिया। जैसे ही उस कछुए ने मुझे छुआ मेरी आंखें काली से नीली हो गई, यानी कि वो कछुआ कोई आम कछुआ नहीं था, उसमें कुछ शक्तियां थी और उसने कुछ शक्तियां मुझे भी दे दी। फिर इतना जानने के बाद डॉक्टर ध्रुव को बताता है कि थामी जैसी मेमोरी दुनिया में सिर्फ 50 लोगों के पास ही है। फिर जब ध्रुव थामी के पास जाता है तो देखता है कि थामी ने ठीक वैसे ही पेंडेंट की ड्राइंग बनाई हुई है जैसा पेंडेंट राम्या के पास था। फिर जब ध्रुव उस पेंडेंट के बारे में पूछता है तो थामी बताता है कि मैंने ऐसे डिजाइन वाला पेंडेंट कहीं पर भी नहीं देखा। लेकिन ये बात ध्रुव को काफी ज्यादा अजीब लगती है, क्योंकि उसने किसी भी चेन या पेंडेंट का जिक्र नहीं किया था, यानी कि थामी इस पेंडेंट के बारे में कुछ ना कुछ तो जरूर जानता है। फिर ध्रुव थामी को जोर देकर उससे पूछता है कि जो कुछ भी जानते हो सच सच बता दो, वरना लंबे अंदर जाओगे। फिर थामी कहता है अभी तो मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा कि मैंने ये पेंडेंट कहाँ पर देखा था,
लेकिन प्लीज आप मुझे मेरी स्विमिंग एकेडमी में ले चलो, वहां जाकर मैं आपको कुछ ना कुछ याद करके बता सकता हूँ। फिर ध्रुव थामी को उसकी स्विमिंग एकेडमी के अंदर लेकर जाता है और वहां जाते ही थामी स्विमिंग पूल में चला जाता है और कुछ वक्त तक उसी के अंदर बैठ जाता है। उस समय ध्रुव भी सिक्योरिटी कैमरास के जरिए थामी पर नजर रखे हुए था। तभी थोड़ी देर बाद थामी बाहर आ जाता है क्योंकि उसको पेंडेंट के बारे में याद आ गया था। फिर वो ध्रुव को बताता है कि मैं जब पानी में गया तो उस वक्त मैंने एक विजन देखा था जो कि उस दिन का था जिस दिन राम्या का मर्डर हुआ था। उस दिन मैं जॉगिंग करते हुए एक जगह आराम करने के लिए रुक गया। वहाँ सड़क पर पानी भी खड़ा था जिसकी रिफ्लेक्शन में मुझे वो पेंडेंट दिखाई दिया। अब एक्वेरियम का ओनर भी ध्रुव को अपने एक्वेरियम के बाहर लगे कैमरों की फुटेज दे देता है, जिसके बाद ध्रुव चेक करता है कि जिस जगह पर थामी ने पेंडेंट देखा था ठीक उसी जगह पर एक ग्लव्स पहने आदमी ने झाड़ियों में से कुछ उठाया है जो कि वही राम्या का पेंडेंट था। यह देखकर ध्रुव समझ जाता है कि थामी निर्दोष है, इसलिए ध्रुव थामी को अपने घर पर भेज देता है क्योंकि उसकी बहन उसका इंतजार कर रही थी। फिर अगले दिन ध्रुव दोबारा से थामी के घर पर जाता है और वहाँ पर उसको अकीला मिलती है। फिर वो ध्रुव को कहती है कि भाई तो अभी सोया हुआ है क्योंकि कल रात उसको घर आने में देर हो गई थी। अकीला की बात सुनकर ध्रुव थामी के उठने तक वहीं पर रुकने का फैसला करता है और जब थामी सोकर उठता है तो वो देखता है कि ध्रुव उसी के घर पर आया हुआ है। फिर वो ध्रुव को देखते ही गुस्सा हो जाता है और कहता है कि अब तो आपको पता चल गया ना कि मैं निर्दोष हूँ, फिर आप यहाँ पर टिंडे लेने के लिए आए हैं। अगर आपके बेटे के साथ ऐसा हुआ होता तो क्या आप ये सब मेरे साथ करते? थामी की बात सुनकर ध्रुव को गुस्सा आ जाता है और वो थामी को कहता है कि मेरा तुम्हारे जैसा एक बेटा तो नहीं, लेकिन तुम्हारी बहन जैसी एक बेटी जरूर थी और उसको भी ठीक वैसे ही मार दिया गया था जैसे राम्या को मारा है। इसीलिए मैं उसी की मौत का बदला लेना चाहता हूँ और चाहता हूँ कि तुम मेरी उस कातिल को पकड़ने में हेल्प करो। फिर ध्रुव थामी को एक वीडियो दिखाता है जो कि उसकी बेटी प्रिया की थी। वो बताता है कि मेरी बेटी के कॉलेज में एक साहिल नाम का लड़का उसकी रैगिंग किया करता था। वो मेरी बेटी को बहुत ही ज्यादा परेशान किया करता था। फिर एक दिन मेरी बेटी वीडियो कॉल के जरिए वहाँ जो कुछ भी हो रहा था वो सब कुछ दिखाने लगी और जैसे ही ये बात साहिल को पता चली तो वो उस कॉलेज से भाग गया। लेकिन अगले ही दिन मुझे उस कॉलेज के पीछे मेरी बेटी की लाश मिली जो कि ठीक उसी हालत में थी जैसी कि राम्या की बॉडी थी। मैं अपनी बेटी की ऐसी मौत देखकर बहुत ज्यादा टूट गया। फिर मैंने मेरी बेटी के कातिलों को ढूंढने का फैसला किया और साहिल की गैंग के हर एक आदमी को चुन चुन कर मौत के घाट उतार दिया। फिर एक दिन जब हम साहिल के अड्डे पर रेड करने के लिए गए तो किसी ने मुझे ठीक वैसा ही इंजेक्शन लगा दिया जैसा मेरी बेटी प्रिया को लगाया गया था, लेकिन हड़बड़ाहट में खूनी ने मुझे इंजेक्शन सही जगह पर नहीं लगाया जिसकी वजह से सिर्फ मेरी आधी बॉडी ही पैरालाइज हो पाई। उस दिन के बाद से मेरी जिंदगी नर्क बन गई। लेकिन जिस दिन मैंने राम्या के मर्डर के बारे में सुना उस दिन मेरे मन में मेरी बेटी की मौत का बदला लेने की हिम्मत आ गई। फिर वो थामी को कहता है कि अब मैं दोबारा से तुम्हारी विजन पावर की हेल्प लेना चाहता हूँ। थामी भी ध्रुव की इतनी इमोशनल कहानी सुनकर उसकी हेल्प करने के लिए मान जाता है। फिर अगले दिन ध्रुव थामी को मरीन ट्रेनिंग सेंटर लेकर जाता है और वहां जाते ही थामी पानी में कूद जाता है और फिर से अपनी विजन पावर से राम्या के मर्डर वाले दिन की मेमोरी में चला जाता है। तभी अपने विजन में थामी उस किलर का पीछा करने लगता है और जाकर उसकी गाड़ी में बैठ जाता है। फिर उसका पीछा करते करते थामी उस किलर के घर तक पहुंच जाता है, लेकिन जैसे ही वो किलर के साथ उसके घर के अंदर जाने लगता है तो वहां पर वही उल्लू आ जाता है जिससे थामी की शक्तियां काफी ज्यादा कमजोर पड़ जाती हैं। अब रियलिटी में जब थामी पानी के अंदर था तो उसकी धड़कनें काफी ज्यादा कम हो जाती हैं, इसलिए उसको पानी से बाहर निकाल लिया जाता है। फिर थामी ध्रुव को वो सब कुछ बताता है जो उसने अपने विजन में देखा था। फिर जब ध्रुव सीसीटीवी फुटेज चेक करता है तो उसको उसी किलर की गाड़ी भी दिखाई देती है जो उसी रास्ते से कहीं जा रही थी। ये गाड़ी बिल्कुल सेम वैसी ही थी जिसके बारे में थामी ने उसको बताया था, यानी कि जो भी उसने अपने विजन के अंदर देखा था वो सब कुछ एकदम सच था। फिर ध्रुव कुछ पुलिस वालों को अपने साथ लेकर उस घर को ढूंढने लगता है, लेकिन काफी ढूंढने के बाद भी उनको वो घर कहीं पर भी नहीं मिलता। फिर ध्रुव काली नाम के एक पुलिस वाले के साथ चाय पीने के लिए रुक जाता है। वहीं पर वो कुछ सफाई कर्मचारियों को भी देखता है और उनको देखकर ध्रुव को आइडिया आता है। फिर वो उनसे पूछता है कि जब आप यहाँ पर सफाई करते हैं तो क्या कभी आपने किसी के घर के बाहर उल्लू देखा है? फिर वहाँ पर मौजूद एक सफाई करने वाला आदमी ध्रुव को बुलाता है। इस समय उसके साथ उसकी पोती भी थी।
थी जो कि अंधी थी। फिर वो बताती है कि मैंने उल्लू को देखा तो नहीं है, लेकिन मैंने उसकी आवाज सुनी है। फिर वो लड़की ध्रुव को उस लोकेशन पर ले जाती है जहाँ पर उसने उस उल्लू की आवाज सुनी थी, जो कि उसी घर की लोकेशन थी जिसको थामी ने अपने विजन में देखा था। उस घर के ओनर से ध्रुव को पता चलता है कि ये घर मैंने पिछले 1 साल से किराए पर दिया हुआ है और जो भी किराएदार यहाँ पर रहा करता था वो मुझे बहुत अच्छा किराया दिया करता था, इसलिए मैंने कभी भी ये नहीं पूछा कि वो इस घर में क्या करता है। फिर पूछने पर वो बताता है कि मैंने तो उस किराएदार का चेहरा भी नहीं देखा। फिर जब ध्रुव अंदर जाकर चेक करता है तो उसको एक कमरे में कुछ ड्रग्स मिलते हैं और ये सब देखकर वो समझ जाता है कि जरूर किलर एक ड्रग डीलर है। दूसरी तरफ थामी जब अपने घर पर जाता है तो देखता है कि उसकी बहन घर पर ही नहीं है। फिर वो अपनी बहन को फोन करने की कोशिश करता है, लेकिन अकीला का फोन नेटवर्क कवरेज एरिया से बाहर बता रहा था। ये देखकर थामी बहुत ज्यादा घबरा जाता है। फिर थामी जल्दी से पुलिस ऑफिसर श्रुति को ये सारी बात बता देता है कि मेरी बहन अभी तक घर नहीं पहुंची। दरअसल थामी के पास जो फोन था वो उसके पड़ोसी का था, क्योंकि जब थामी अपनी स्विमिंग प्रैक्टिस के लिए गया तो वहाँ उसका फोन चोरी हो गया था। तभी हम अकीला को देखते हैं जो अपनी दोस्त के हॉस्टल में थी और उसी रात बहुत तेज बारिश भी हो रही थी, जिसकी वजह से अकीला के फोन में नेटवर्क भी नहीं था। फिर अकीला हॉस्टल से बाहर जाकर नेटवर्क ढूंढने लगती है तो वहीं पास में स्ट्रीट लाइट के ऊपर वही उल्लू भी बैठा हुआ था। तभी वो किलर आकर अकीला पर हमला कर देता है और उसको एक ड्रग से भरा हुआ इंजेक्शन लगा देता है, जिसके कारण अकीला की बॉडी काली पड़ जाती है। फिर नेक्स्ट डे श्रुति थामी के पास फोन करती है और उसको अकीला के बारे में बताती है। दूसरी तरफ ध्रुव और उसकी टीम भी अकीला की लाश के पास पहुंच जाते हैं। ध्रुव जब अकीला की बॉडी को देखता है तो वो अपने पास्ट के ट्रॉमा में चला जाता है, लेकिन ठीक उसी वक्त वहाँ पर थामी भी आ जाता है। श्रुति उससे पूछती है कि अकीला ने किस रंग के कपड़े पहने हुए थे। थामी उसको बताता है कि अकीला ने सफेद रंग के कपड़े पहने हुए थे। तभी थामी उस बॉडी को देख लेता है जिसने सफेद कपड़े ही पहने हुए थे और उसको देखकर थामी को ऐसा लगता है कि जैसे वो अकीला है, इसलिए वो उसको देखकर जोर जोर से रोने लगता है। तभी जब उसकी नजर लड़की की सैंडल पर जाती है तो वो पुलिस को बताता है कि ये अकीला नहीं है, क्योंकि अकीला कभी भी सैंडल नहीं पहनती थी। तभी थामी के पास अकीला का फोन आता है और वो बताती है कि मैं घर पर वापस आ गई हूँ। फिर वो जल्दी से अपनी बहन अकीला से मिलने के लिए चला जाता है। जब वो अपनी बहन को बिल्कुल सही सलामत देखता है तो उसकी जान में जान आ जाती है। फिर वो जल्दी से अकीला को अपने गले लगा लेता है। दूसरी तरफ उस बॉडी की फोरेंसिक रिपोर्ट से ध्रुव को पता चलता है कि जो लाश उनको मिली है वो लाश किसी डॉक्टर श्रुति की है, जो कि एक कॉस्मेटोलॉजी सर्जन है। फिर ध्रुव जल्दी से उनके क्लिनिक में जाता है और वहां जाकर स्टाफ से उसको किसी फिल्म डायरेक्टर राजेश के बारे में पता चलता है, जो डॉक्टर श्रुति के पास आता जाता रहता था। तभी काली नाम का वो पुलिस वाला भी थामी के घर पर चला जाता है। फिर थामी उससे पूछता है कि क्या मैं दोबारा से पुल में जाकर आपकी हेल्प करूं। फिर काली कहता है कि तुम्हें ध्रुव सर के कहने पर ही ऐसा करना है, और इतना कहने के बाद वो ऑफिसर वहां से चला जाता है। लेकिन थामी खुद को रोक नहीं पाता और उसी रात अपने स्विमिंग स्टेडियम में चला जाता है। फिर जैसे ही थामी स्विमिंग पूल में जाता है तो विजन में उसी किलर के घर पर पहुंच जाता है। इस बार थामी उस किलर के घर के अंदर जाता है, जहां पर वो देखता है कि किलर राम्या की फोटो को एक पेन से खराब कर रहा था। फिर वो किलर अपने पास रखे हुए एक पोस्टर को खराब करने लगता है, यानी कि इसको अभी तक उसने नहीं मारा। इसलिए थामी समझ जाता है कि शायद अगला नंबर इसी लड़की का होगा। फिर जब किलर अपना मास्क उतारने लगता है तो थामी की हालत खराब हो जाती है और वो पूल में ही बेहोश हो जाता है। फिर थामी को जल्दी से हॉस्पिटल ले जाया जाता है। जब ध्रुव को भी थामी के बारे में पता चलता है तो वो जल्दी से हॉस्पिटल में आ जाता है। थोड़ी देर बाद अकीला भी हॉस्पिटल में आ जाती है। फिर डॉक्टर ध्रुव को बताता है कि अगर कुछ ही घंटों में थामी को होश नहीं आया तो वो कोमा में चला जाएगा, और ये बात अकीला भी सुन लेती है। फिर अपने भाई को याद करके वो रोने लगती है, लेकिन अगली ही सुबह थामी को होश आ जाता है। होश में आते ही थामी को याद आता है कि आज उसका स्विमिंग कंपटीशन है, इसलिए वो बिना किसी को बताए हॉस्पिटल से खिसक जाता है। लेकिन ध्रुव भी थामी को हॉस्पिटल से जाते हुए देख लेता है, इसलिए वो भी उसके पीछे पीछे स्टेडियम में पहुंच जाता है। वहां जाकर थामी अपनी एंट्री करवाता है और थोड़ी ही देर में उनका स्विमिंग कंपटीशन शुरू हो जाता है। इस बार थामी बहुत ही अच्छा परफॉर्म करता है, जिसके कारण उसकी फर्स्ट पोजीशन आती है। उस समय ध्रुव भी वहीं पर था, जो थामी के लिए बहुत ज्यादा खुश था। फिर थामी ध्रुव के पास आकर उसको एक पोस्टर बना कर देता है और बताता है कि मैंने विजन में इसको देखा था और शायद वो किलर अब इसको मारने वाला है। उस पोस्टर में बनी लड़की को देखकर ध्रुव को याद आता है कि ये लड़की तो मैंने कार्तिक के स्टूडियो में देखी थी। फिर ध्रुव जल्दी से कार्तिक के स्टूडियो में फोन करता है और उसको पता चलता है कि उस पोस्टर वाली लड़की का नाम वेनेला है।
जो कि फोन पर बात करते समय किसी पर गुस्सा कर रही थी, क्योंकि सामने वाले ने बिना उससे पूछे उसकी तस्वीर को पोस्टर में छाप दिया था। फिर वेनेला डायरेक्टर राजेश के ऑफिस में जाने के लिए अपनी बिल्डिंग से बाहर निकल जाती है। रास्ते में ध्रुव और उसकी पूरी पुलिस टीम उस पर नजर रखे हुए थी, क्योंकि ध्रुव को लग रहा था कि उसकी जान को खतरा है। श्रुति भी हर वक्त वेनेला के साथ ही थी। फिर वेनेला राजेश के ऑफिस में पहुंच जाती है। मौका देखकर श्रुति भी उसके कपड़ों में एक कैमरा छुपा देती है ताकि उनको वेनेला की पल पल की खबर मिलती रहे। दरअसल वेनेला डायरेक्टर के पास इसलिए आई थी क्योंकि डायरेक्टर राजेश पीवी संधू नाम की एक मूवी बनाने वाला था, जिसके अंदर उसने मेन कास्ट के तौर पर वेनेला को ही लिया था, क्योंकि उसकी स्किन थोड़ी डार्क टोन की थी। पहले वेनेला की स्किन और भी ज्यादा डार्क थी, लेकिन वेनेला ने डॉक्टर श्रुति से ट्रीटमेंट करवा लिया था, जिसके कारण अब उसकी स्किन मूवी के लिए एकदम फिट बैठ गई थी। लेकिन अब राजेश ने वेनेला को अपनी मूवी के लिए रिजेक्ट कर दिया था और उसके बदले किसी और लड़की को ले लिया था, और वो लड़की प्रोड्यूसर की खुद की बेटी थी। ये बात जानकर वेनेला काफी ज्यादा दुखी हो जाती है और वो इसके बारे में डायरेक्टर राजेश से भी बात करती है, लेकिन इस बार वो वेनेला को उसके मुंह पर ही रिजेक्ट कर देता है। फिर जब वेनेला वहाँ से जाने लगती है तो प्रोड्यूसर की बेटी वेनेला को अपने पास बुलाती है और कहती है, तुम एक्टिंग तो बहुत अच्छी करती हो, क्या तुम मुझे एक्टिंग सिखा सकती हो? अगर तुमने मुझे एक्टिंग सिखाई तो मैं तुम्हें इस मूवी में कोई छोटा मोटा रोल दिलवा दूंगी। अब प्रोड्यूसर की बेटी की ये बात सुनकर वेनेला गुस्से में आ जाती है और कहती है कि मैं तुम्हें बहुत अच्छी एक्टिंग सिखाऊंगी। और इतना कहने के बाद वेनेला राजेश के ऑफिस से निकल जाती है। अभी भी श्रुति वेनेला का ही पीछा कर रही थी, लेकिन रास्ते में श्रुति को रेड सिग्नल की वजह से रुकना पड़ता है और वेनेला श्रुति के हाथों से निकल जाती है। दूसरी तरफ ध्रुव जल्दी से थामी को वेनेला के घर पर भेज देता है ताकि जब वेनेला घर पर जाए तो वेनेला पर नजर रखी जा सके। लेकिन तभी वेनेला डायरेक्टर राजेश की ऑर्गेनाइज की हुई पार्टी में जाती है। ध्रुव और श्रुति भी वेनेला का फोन ट्रैक करते हुए वहीं पर पहुंच जाते हैं। उस वक्त पार्टी में राजेश वेनेला को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होता। तभी हम थामी को देखते हैं जो कि वेनेला के घर पर आने का इंतजार कर रहा था, लेकिन तभी वेनेला के घर पर एक डिलीवरी वाला आता है और कोई शख्स वेनेला के घर से सामान भी रिसीव कर लेता है। ये बात थामी को बहुत ज्यादा अजीब लगती है। फिर जब थामी वेनेला के घर के अंदर जाता है तो कुछ लोग थामी को ड्रग्स से भरा हुआ इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर देते हैं और फिर थामी को एक पानी से भरे हुए ड्रम के अंदर डालकर बंद कर देते हैं। लेकिन उनको पता नहीं था कि थामी काफी वक्त तक पानी में अपनी सांस को रोक कर रह सकता है। फिर वो गुंडे काफी वक्त तक थामी को ड्रम के अंदर बंद रखते हैं, लेकिन जैसे ही एक गुंडा आकर उस ड्रम को वापस खोलता है तो थामी उस पर हमला कर देता है और फिर वो एक एक करके सभी गुंडों को बहुत मारता है। फिर वो वेनेला के पर्सनल रूम के अंदर जाता है जहाँ पर थामी को एक डायरी मिलती है जिसके अंदर उन सभी लड़कियों की तस्वीरें थी जो मारी गई है, और ये डायरी ठीक वैसी ही डायरी थी जो थामी ने अपने विजन में किलर के पास देखी थी। इसको देखकर थामी को समझ में आ जाता है कि खूनी और कोई नहीं बल्कि वेनेला है। दूसरी तरफ पार्टी में ध्रुव कार्तिक से मिलता है और उससे वेनेला के बारे में पूछता है। कार्तिक बताता है कि वेनेला मुझे एक मेडिकल स्टोर में मिली थी, मुझे उसकी आंखें काफी ज्यादा अच्छी लगी, इसीलिए मैंने उसको राजेश से मिलवाया और राजेश ने वेनेला को मूवी भी ऑफर कर दी। लेकिन लास्ट वैलेंटाइन वाले दिन वेनेला ने मुझे प्रपोज कर दिया, लेकिन मैंने उसको रिजेक्ट कर दिया, जिसका उसको काफी ज्यादा बुरा भी लगा। और जो पेंडेंट मैंने राम्या को दिया था वो पेंडेंट मुझे वेनिला ने ही दिया था। ये सब जाने के बाद ध्रुव वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी वो वेनिला की डार्क स्किन टोन की फोटो देखता है और उसको देखकर उसको मेघा नाम की एक लड़की की याद आने लगती है जो कि साहिल के साथ उसकी गैंग में थी। अब ध्रुव को भी वेनिला के बारे में सब कुछ पता चल जाता है। तभी थामी भी ध्रुव को वीडियो कॉल करता है जिसमें वो वेनिला के कंप्यूटर में मेघा की फोटो दिखाता है जिसके पास उल्लू भी था। अब ध्रुव का शक यकीन में बदल जाता है। अगले सीन में हम वेनिला को देखते हैं जो बीच के पास ही घूम रही थी। फिर वो प्रोड्यूसर की बेटी को फोन करके अपने पास बुलाती है। दरअसल अब उसका प्रोड्यूसर की बेटी को मारने का प्लान था। फिर जैसे ही प्रोड्यूसर की बेटी वेनिला के पास आती है तो वेनिला उस पर ड्रग के इंजेक्शन से हमला करने लगती है, लेकिन वक्त रहते ध्रुव भी वहां पर आ जाता है और ऐसा करते हुए देख लेता है। फिर वो वेनिला को शूट कर देता है जिससे वेनिला की वहीं पर मौत हो जाती है। फिर ध्रुव श्रुति को बताता है कि ये वही किलर है जो लोगों को इंजेक्शन देकर मारती है। दरअसल वेनिला ने ये सब कुछ इसलिए किया था क्योंकि बचपन से ही उसके काले रंग की वजह से लोग उससे दूर भागा करते थे। कोई भी उसको पसंद नहीं करता था क्योंकि सभी लोग गोरे लोगों को ही ज्यादा अहमियत देते हैं, और इस भेदभाव ने वेनिला को एक विलन में बदल दिया था, जिसके बाद उसने एक के बाद एक लोगों को मौत के घाट उतारना शुरू कर दिया। उस डॉक्टर को भी वेनिला ने ही मारा था क्योंकि उसने भी वेनिला को उसके काले रंग के कारण ताना मारा था। अब क्योंकि वो किलर मारा गया तो इस मूवी का भी
ही एंड हो जाता है। दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। मैंने इस तरह की स्टोरी आज तक पहले कभी नहीं देखी। मेरे लिए ये एकदम नया एक्सपीरियंस था। आपका क्या विचार है कमेंट में जरूर बताना। मैं आपके हर एक कमेंट का जवाब दूंगा। तो मिलते हैं नए दिन नई स्टोरी के साथ। टिल देन बाय बाय।